क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वेरी इजी चैप्टर, हर साल एनसीईआरटी में से ही आते हैं इसके क्वेश्चंस एंड मिनिमम एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है। वेरी इजी, फटाफट से याद हो जाता है वाला चैप्टर। सो हमने सबसे पहले ये वाली चीज सीखी थी, केमिकल्स जो है हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एवरी डे वी आर यूजिंग केमिकल्स। और सबसे इजिएस्ट जहाँ से हमने शुरू किया था वो था ड्रग्स। ड्रग्स आर बेसिकली मेडिसिन। जो केमिकल्स हैं हम लोग थेरेप्यूटिक और हमारे मेडिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उनको मेडिसिन कहते हैं। फिर हमने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन सीखी थी। उसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट करते हैं, लॉक एंड की मॉडल अपना कि एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट आके उसकी एक्टिव साइट पे फिक्स हो जाता है, वो सीखा था। उसके बाद ड्रग और एंजाइम की इंटरैक्शन, कि किस तरह ड्रग एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करता है और सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करने देता है। दो तरीके से था कि उसके अंदर जस्ट शेयर हमने ये वाले देखा था किस तरह एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह ड्रग आकर सबस्ट्रेट के साथ compete करता है और एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाता है। ड्रग और एंजाइम का इंटरैक्शन और ऐसे वाले जो होते हैं उनको हम ड्रग्स को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। उसके साथ साथ हमने सीखा था कि जो ड्रग है वो एक्टिव साइट पर ना अटैच होकर एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर भी अटैच हो सकता है। जब ड्रग एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर अटैच होता है तब हम उसको यहाँ पर ऐसे अटैच करते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाती है जिससे सबस्ट्रेट उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। सो ये था हमारा दूसरा तरीका जिससे ड्रग और एंजाइम इंटरैक्ट करते हैं, ड्रग सबस्ट्रेट को रोकता है इंटरैक्शन से। इसके बाद हमने पढ़ा था रिसेप्टर्स, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं रिसेप्टर्स। वो क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स जो आते हैं वो रिसेप्टर्स मैसेज रिसीव करते हैं। मैसेज कैसे रिसीव करते हैं, ये इनकी बाइंडिंग साइट है, मैसेंजर यहाँ आ रहा है केमिकल मैसेंजर, तो जो बाइंडिंग साइट है उसकी शेप चेंज हो जाती है अपॉन रिसीवल ऑफ मैसेज, जब ये मैसेज रिसीव होता है, रिसीट ऑफ मैसेज, और जैसी मैसेंजर वापस जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे, ये हमारा लास्ट था, दो टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं, एंटागनिस्ट और एगनिस्ट। एंटागनिस्ट वो वाले ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर की साइट पर खुद को बाइंड कर लेते हैं एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। ये यूजफुल तब होते हैं व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेजेस रिक्वायर्ड। जैसे कभी डॉक्टर है, उसको आपके हाथ का कुछ इलाज करना है तो उसको वो हाथ को सुन करना चाहता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको एंटागनिस्ट वाला ड्रग दे देगा। उसको, आपको हाथ पर चोट लग गई है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को प्लास्टर करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा वो डॉक्टर, आपको एंटागनिस्ट वाला ड्रग दे देगा। एंटागनिस्ट वाला ड्रग देने से क्या हुआ कि जो आपको दर्द का सिग्नल दिमाग पे जा रहा था, जो दर्द फील हो रहा था, अब वो आपको दर्द फील नहीं होगा। मैसेज को बेसिकली डॉक्टर ने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं एंटागनिस्ट। ये वाले ड्रग कैसे काम करते हैं कि वो रिसेप्टर साइट पर खुद को बाइंड कर लेते हैं और उसका नेचुरल फंक्शन नहीं होने देते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ड्रग होता है एगनिस्ट। एगनिस्ट वो वाले ड्रग्स होते हैं दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। ये वाला तब काम करते हैं जब भी केमिकल, व्हेन देयर इज लैक ऑफ केमिकल मैसेंजर। मतलब मैं अभी एकदम से, मैं अभी हैप्पी, जो नॉर्मल इंसान को होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, अचानक से मेरी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनने बंद हो गए तो मैं सैड होने लग जाऊंगी, तो डॉक्टर मुझे एंटी डिप्रेसेंट दे देगा, एगनिस्ट, एगनिस्ट वाला ड्रग दे देगा। जैसे ही मेरे को एगनिस्ट वाला ड्रग देगा तो वापस वो मेरी बॉडी को बोलेगा अभी तुम वापस खुश खुश होना शुरू कर दो कि मैं डिप्रेस ना हो। तो ये वाले एगनिस्ट वाले ड्रग हम तब लेते हैं जब वो जो हैप्पी वाले हार्मोन्स थे, वो हैप्पी वाले वो थे, वो खुद से काम नहीं कर रहे, तो डॉक्टर ने मेरे को वो वाली दवाई दी।
कि दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, कि ये वाली दवाई खाने से अब मेरे वापस हैप्पी वाले थॉट्स, हैप्पी वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। दो तरीके के ड्रग्स होते हैं, एंटागनिस्ट और एगनिस्ट। हमने यहां तक कवर किया था। अब आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों पढ़ने हैं थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। बेसिकली ना जो हमारे ड्रग्स है, जो बच्चों हमारे ड्रग्स है, वो ड्रग्स यूज कहाँ कहाँ हो रहे हैं। सबसे पहला है एंटासिड। नाम से ही समझ में आ रहा है, एंटासिड मतलब होता है वो वाली दवाई जो हम खाते हैं जब भी पेट में एसिडिटी हो रही होती है, हाँ पेट में जलन हो रही है, खूब सारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने जो दवाई खाई उसको कहते हैं एंटासिड। दूसरा होता है एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन्स वो वाली दवाई होती है जब भी ना कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रखा होता है बॉडी के अंदर, कि एलर्जी की वजह से हाथ सुन हो गया, मुझे हाथ में कुछ एलर्जी हुई, हाथ सूज गया है, हाथ में लाल लाल हो रहा है, इन्फ्लेमेशन जिसको कहते हैं, लाल लाल हो रहा है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो एंटीहिस्टामिन्स खाते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका जो ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं वो है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने का है, एक है ट्रैंक्विलाइजर्स और दूसरे हैं एनाल्जेसिक्स। ट्रैंक्विलाइजर से ना नींद आना, एनाल्जेसिक से भी वो सारी चीजें, एस्पिरिन वगैरह होती है दर्द को ठीक करना, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल वाले जो ड्रग्स होते हैं ना, ये सारे हम लोगों ने डिटेल में कवर करने हैं, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो हम दवाई खाते हैं, जैसे जब भी सर्दी कोल्ड हो जाता है आपको तो डॉक्टर अरिथ्रोमाइसिन दे देता है, बड़ी कॉमन सी दवाई है अजिथ्रोमाइसिन, तो एंटी माइक्रोबियल। और दूसरा है एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट्स। जब भी चोट लग जाती है, कभी गिर गए होगे साइकिल से, घुटने पे चोट लग गई, तो फिर क्या करते हैं, डिटॉल्स के अंदर वो कॉटन को भिगो के डिटॉल से साफ कर देते हैं, एंटीसेप्टिक। या डिसइंफेक्टेंट फिनाइल वगैरह जो पोछे में डालते हैं, पानी में डालते हैं। लास्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन स्टॉप करने के लिए। तो ये पांचों क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। गॉट इट? समझ में आया? अभय, दिव्यांशु, निशांत। ओके, क्लास शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। अब आज हमने ये सारा का सारा टॉपिक पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलूं? यस मैम। चलो, ओके, लेट्स स्टार्ट विद एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, एंटासिड्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ना खूब सारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। देखो, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ये दो वो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ये दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं फूड, जो भी हम खाते हैं, मुंह से खाना खाया, वो इसोफेगस से ऐसा फूड पाइप से नीचे स्टमक तक जाता है, और स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, जिससे फूड को हमको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। ठीक है। अब क्या हुआ, आपने लेट्स से कुछ गड़बड़ वाला खाना खा लिया, खूब ऑयली वाला खाना खा लिया, खूब मिर्ची वाला खाना खा लिया, या दिन भर कुछ खाया ही नहीं, ठीक है, एकदम भूखे पेट, खाली पेट हो, तो फिर क्या हुआ, कभी कभी कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से हमारी बॉडी में ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। सोचो, बॉडी के अंदर खूब सारा एसिड हो गया, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, ठीक है, खूब सारा एसिड प्रोड्यूस हो गया, तो उससे आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, पेट में जलन होने लग जाएगी, ठीक है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, इरिटेशन, पेन, ये सब कुछ हो सकता है। वो एसिडिटी की वजह से पेट में जलन होती है, पेन होता है, पेट से ऊपर तक एसिड आता है, सीने तक में जलन होने लग जाती है। तो क्या होता है,
अगर खूब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है ना, इट कैन ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अल्सर्स। पेट में जो है ना अल्सर भी हो जाते हैं, ठीक है, छाले जैसे अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा ना वो नुकसान करते हैं, तो उससे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो हम क्या करते हैं, तो लोग पहले क्या करते थे, ये NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट कंज्यूम कर लेते हैं NaHCO3। तो लेट्स से किसी इंसान को एसिडिटी हो रही थी, मतलब खूब सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसके स्टमक में, तो उसको परेशानी हो रही थी, तो उसने सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये सोडियम का सॉल्ट है। सोडियम का सॉल्ट कैसा है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर पेट में एसिडिटी हो रही है और आपने स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट कंज्यूम कर लिया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर कर जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? निशान, अभय, दिव्यांशु, क्लियर है ना? है ना? तो आप लोगों ने बच्चों टीवी में एड भी देखा होगा, इनो का एड आता है कि एसिडिटी हो रही है, इनो खा लो, है ना, इनो को पानी में घोलकर खा लेते हैं, देखा है इनो वगैरह का एड आता है, इनो से कर सकते हो, है ना। सो एसिडिटी हो रही है तो आपने इनो खा ली। इनो क्या है, इनो के अंदर यही होता है NaHCO3, ठीक है। सो आपने इनो या सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम कर लिया, तो बहुत टाइम तक ना सोडियम बाइकार्बोनेट ही कंज्यूम कर रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, ये हमारे स्टमक में पानी में ऐसा बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल है, बहुत 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 सॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब होता है, सॉल्युबल का मतलब होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट Na+ और HCO3- में टूट जाएगा, मतलब आपने जितना कंज्यूम किया सारा का सारा वो पेट के अंदर ऐसा सोडियम आयंस में टूट गया। तो होगा क्या, प्रॉब्लम समस्या क्या होगी उससे, कि पेट के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा सोडियम आयंस आ जाएंगे, तो हमारी स्टमक हो जाती है एल्कलाइन। एक सेकंड, इसको मैं इसे लिखती हूँ अलग पेन से। सो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, स्टमक एल्कलाइन हो जाती है। स्टमक हो गई एल्कलाइन, मतलब स्टमक ज्यादा बेसिक हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब प्रॉब्लम क्या हुई, स्टमक अगर एल्कलाइन हो गई तो स्टमक बोलेगी अरे मेरे के अंदर तो बहुत सारा एल्कलाइन मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इवन मोर एसिड। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टमक में और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है। अब हमने तो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले ही कंज्यूम इसलिए किया था कि हमारी स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी की वजह से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम किया। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि इतना ज्यादा सॉल्युबल होता है, वो स्टमक के अंदर पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, खूब ज्यादा अल्कलाइन कर देता है स्टमक को, और फिर स्टमक इन रिस्पॉन्स टू दैट अल्कलाइन स्टमक और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। हेंस दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, नॉट अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। थोड़ी सी माइल्ड एसिडिटी हो किसी को तो उन लोग के लिए चल सकता है कि कभी जैसे बच्चे होते हैं कभी कभार एसिडिटी हुई है तो उस टाइम के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना जैसे किसी को प्रॉब्लम ही है तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, इट इज नॉट अ वेरी गुड सॉल्यूशन। कि सोडियम बाइकार्बोनेट से हमारी एसिडिटी की समस्या सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि स्टमक को ये अल्कलाइन करता है और फिर इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टमक और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाती है। अब क्या करेंगे हम, तो
ये वाला तो इतना अच्छा तरीका नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज वी कंज्यूम ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या इनका मिक्सचर। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनके मिक्सचर को कंज्यूम कर सकते हो टू काउंटर एसिडिटी। क्या होता है, ये दोनों का जो है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हमारे बच्चों मेटल के हाइड्रोक्साइड्स है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जो है ना, दीज आर इनसॉल्युबल, these are insoluble, these are insoluble। तो ये उतना ही टूटते हैं स्टमक के अंदर जितना एसिड रिक्वायर्ड है, बाकी बचा हुआ एज इट इज रहता है। ठीक है, अगर लेट्स से स्टमक के अंदर 4 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है HCl के, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ही टूटेंगे उसको काउंटर करने के लिए एसिडिटी को, बाकी नहीं टूटेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। तो स्टमक में ना अल्कलाइन नहीं होता, मतलब स्टमक बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होती, तो जितनी एसिडिटी थी उतने को न्यूट्रलाइज करने जितना वो टूटता है और बस एसिडिटी की समस्या सॉल्व। ठीक है, सो इससे हम लोग एसिडिटी को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? पेट में एसिडिटी क्यों हो रही थी? खूब सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपने क्या किया, पहले के जमाने में सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम किया। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या हुआ, स्टमक के अंदर एसिड था, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट कंज्यूम किया। सोडियम बाइकार्बोनेट इतना ज्यादा सॉल्युबल होता है कि वो पूरा का पूरा जो है स्टमक को अल्कलाइन कर देता है, एकदम पेट को उसने बेसिक कर दिया। तो पेट परेशान हो गया, पहले इतना हाईली एसिडिक था वो इतना बेसिक हो गया। तो पेट क्या करता है, उस बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो हमारी समस्या वही की वही रही कि पेट में फिर से इतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, हमको तो एसिड इतना प्रोडक्शन नहीं चाहिए। हेंस NaHCO3 को यूज ना करें, उसकी जगह यूज करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। वो क्यों हम कंज्यूम करते हैं, वो इसलिए कंज्यूम करते हैं बिकॉज ये स्टमक में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल ही नहीं है। अब जो स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड है ना, ये सिर्फ उतने ही टूटेगा कि स्टमक के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज बचा रहेगा एंड वो आप एक्सक्रीट कर देते हो, बॉडी से बाहर निकल जाता है। हेंस हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो थी उस टाइम पर हमने सॉल्व कर ली। यहां तक समझ में आया बच्चों? यस मैम। है ना? ओके, थैंक यू। अब जो मैंने अभी तक बात करी NaHCO3 या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। अभी जो हमने बात करी, हम ना सिर्फ सिम्टम्स को क्योर कर रहे हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम थी तो उसका हमने समाधान दे दिया, एसिड ज्यादा और तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन हमने जो सॉल्व नहीं किया वो है कॉज, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। हम चाहते हैं कि बॉडी खुद से एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करे ही ना। अभी तक तो ना हम सिम्टम्स को क्योर कर रहे थे कि एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो हम एक्स्ट्रा एसिड को तो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कॉज पर वर्क करना हो, कॉज के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? तो हमको ये पता चला हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि है हिस्टामीन। हिस्टामीन, दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हिस्टामीन एग्जिस्ट करता है। अब ये हिस्टामीन ना, हिस्टामीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करना मतलब कि स्टिमुलेट यहाँ पे लिखा है, हाँ, हिस्टामीन stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in stomach। हिस्टामिन क्या करता है, स्टमक में जाता है, स्टमक की जो वॉल्स होती है, स्टमक को बोलता है कि तुम खूब सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन रिलीज करो। इस हिस्टामिन ने ही स्टमक को बोला, कि मैसेंजर जैसा था, स्टमक के रिसेप्टर सेल्स के पास गया और उसने रिसेप्टर प्रोटीन्स को बोला कि तुम भाई खूब सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और खूब सारा प्रोटीन पेप्सिन रिलीज करो। तो अगर हमको एसिडिटी
रिड्यूस करनी है तो हमारे लिए सबसे अच्छा कोई इंसान है जिसको ना रोज एसिडिटी होती है, आज भी थी, कल भी होगी, परसों भी होगी, तरसों भी होगा, ऐसा डेली डेली एसिडिटी रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार ही हुई तो तुम ये खा लो सोडियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। लेकिन अगर किसी इंसान को डेली 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 प्रॉब्लम हो रही है तो उसका क्या रीजन है कि हिस्टामिन ना रोज रोज बोल रहा है स्टमक को कि तुम खूब सारा पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करो। तो आप क्या करोगे, आप खाओ ऐसी दवाई, एंटी हिस्टामिन, ऐसी दवाई खाओ कि वो हिस्टामिन को, स्टमक को मैसेज देने ना दे। वो एंटी हिस्टामिन मैंने खाई, एंटी हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन के विपरीत, हिस्टामिन से ऑपोजिट। तो हमने ऐसी दवाई खाई, एंटी हिस्टामिन है ये हमारी, एंटी हिस्टामिन। सो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, वो एंटी हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन और स्टमक को इंटरैक्ट नहीं करने देता। इट प्रिवेंट्स द इंटरैक्शन बिटवीन हिस्टामिन और स्टमक के रिसेप्टर प्रोटीन्स को। सो एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन को रोक देगा कि स्टमक को बोलने से कि तुम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करो। ठीक है, और दो एंटी हिस्टामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सिमेटिडीन या टेगामेट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, दवाइयों के नाम आपको याद करने हैं। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनको तो दवाइयों के नाम याद करने ही होते हैं। ठीक है, डॉक्टर का तो काम ही है, उसको हजारों दवाइयां याद होती हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी हैं, जेई का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इन दवाइयों का नाम याद करेंगे। ये सिमेटिडीन, टेगामेट, ठीक है, इसको टेगामेट है। ठीक है, ये बहुत 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 कॉमन ड्रग था, बहुत टाइम तक सिमेटिडीन या टेगामेट हम लोग यूज करते आए हैं। दूसरा एंटीहिस्टामिन जो स्टमक को एंटासिड, मतलब स्टमक को एसिड प्रोड्यूस करने से रोकता है, वो है ज़ैंटैक, या जिसको रेनिटिडीन भी कहते हैं। सिमेटिडीन, टेगामेट, ज़ैंटैक, रेनिटिडीन, ये दोनों के दोनों एंटी हिस्टामीन्स हैं, एंटासिड्स। ये क्या करते हैं, हिस्टामीन को रोकते हैं कि स्टमक को पेप्सिन और एचसीएल प्रोड्यूस करने से। जल्दी से ये नोट डाउन करो बेटो, और ये सारी सारी चीजें ना याद करनी है बच्चों। ये दवाइयों का नाम ऐसे मत सोचना कि ये ऐसा छोड़ दे सकते हैं, दवाइयों के नाम भी याद करने। नोट दिस डाउन प्लीज। डन मैम। सबने कर लिया। आज बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, आज इतने सारे बच्चे आ रखे बड़े दिनों बाद, वरना तो बीच में एक एक दो दो बच्चे हो रखे थे। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ फिर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनदर एंटीहिस्टामिन्स पे। सो जो हमारे एंटीहिस्टामिन्स थे, अभी आपने देखा ज़ैंटैक, रेनिटिडीन वाला या सिमेटिडीन, टेगामेट, ये एंटीहिस्टामिन्स काम कर रहे थे एंटासिड का, मतलब पेट में एसिडिटी रोकने का काम कर रहे थे। एक और तरीके से हम लोग एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं। तो पहले समझते हैं कि हिस्टामिन क्या काम करता है, और फिर वो वाले काम के लिए हम क्यों एंटीहिस्टामिन खा रहे हैं। ठीक है, देखो, जो हिस्टामिन होता है ना, इट इज अ पोटेंट वैसोडिलेटर। वैसोडिलेटर, अब इसका क्या मतलब होता है, वैसोडिलेटर का मतलब होता है कि हिस्टामिन क्या करता है ना, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जिनके अंदर खून फ्लो कर रहा होता है, ब्लड जिसके अंदर फ्लो कर रहा होता है, ब्लड वेसल्स, उनको ना खोल देता है अच्छे से, मतलब ऐसा चौड़ा चौड़ा कर देता है, जिससे कि उसके अंदर से ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। तो हिस्टामिन जो है ना, ब्लड वेसल्स को अच्छे से खोलने में, ओपन अप करने में हेल्प करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। हिस्टामिन के तीन फंक्शंस है। ठीक है, एक तो एसिडिटी वाला भी था कि पेट में एसिड प्रोड्यूस करवा रहे हैं एचसीएल और पेप्सिन। अब ये दूसरा फंक्शन कि ये वैसोडिलेटर है, ब्लड वेसल्स को ओपन अप करना, जिससे कि ब्लड इजीली फ्लो कर सके, पहली बात। दूसरा फंक्शन हिस्टामिन का है कि वो जो
स्मूथ मसल्स होती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई पता है बच्चों, ब्रोंकाई क्या होता है? लंग से जो है ना खूब सारे दो ब्रोंकाई, ऐसे दो पाइप जैसे निकल रहे होते हैं, ठीक है, और वो पाइप आगे खूब सारे ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई की, एक सेकेंड हिंदी अगर मैं चेक करूं, ब्रोंकाई को हिंदी में ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। सो वो स्मूथ मसल्स को जो है वो जो ब्रोंकाई की मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, गट की मसल्स को रिलैक्स करता है, आराम से ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। और तीसरा फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं, कि कभी आप जो है, जैसे कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, कि वो फूलों वगैरह के पास जाते हैं, गार्डन वगैरह में जाते हैं, तो उनको छींके आने लग जाती है, ठीक है। पोलन को हिंदी में पराग कहते हैं, ठीक है, पुष्प रेणु की मतलब फूलों से एलर्जी होती है जिससे उनको छींके खांसी आने लग जा छींके आने लग जाती है, नाक बंद होने लग जाती है, ठीक है, नेजल कंजेशन, नाक बंद होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उनको छींके जुकाम हो जाता है, और फिर वो एलर्जी होती है पोलन से। तो हिस्टामिन ना ये वाली चीजें भी करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी का वो स्टिमुलेट कर देता है कि बॉडी में एलर्जी हो जाती है और फिर वो छींके आती है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो ये हमारा हिस्टामिन का रोल है। अब लेट्स से किसी कोई इंसान है, उसको पोलन से, फूलों से, उसके वहां से एलर्जी है, वो गार्डन में चला गया, तो उसको छींके आने लग जाएंगे, उसकी नाक बंद हो जाएगी, तो आप कौन सी दवाई खाओगे? एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? आपको वो एलर्जी को काउंटर करने में हेल्प करता है। वो हिस्टामिन को रोकता है कि हिस्टामिन रिसेप्टर प्रोटीन्स को मैसेज ना दे कि कॉमन कोल्ड और छींके आना, और एंटी हिस्टामिन्स का फिर इस तरह करके वो काम करता है कि हिस्टामिन्स को वो ऐसा छींके लाने से रोकता है, नाक बंद होने से, एकदम ऐसा चेहरा पूरा लाल लाल हो जाए उससे रोकता है, स्वेलिंग ना हो उससे रोकता है। तो उसके लिए हम खाते हैं एंटी हिस्टामिन्स। और दो एंटी हिस्टामिन्स जो एंटी एलर्जिक का काम करती हैं वो है ब्रोमफेनिरामीन, जिसको डाइमटैप भी कहते हैं, और ये एन लिखा है, टरफीनाडीन, जिसको सेल्डेन कहते हैं। ये दोनों हमारी एंटी हिस्टामीन्स हैं। वहां पर हमने पढ़े थे दो एंटी हिस्टामीन्स, ये वाले, सिमेटेडीन टेगामेट वाली, ज़ैंटैक रेनिटेडीन वाली, और यहाँ हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं ब्रोमफेनिरामीन, डाइमटैप, और टरफीनाडीन, सेल्डेन। ये दोनों हमारी एंटी हिस्टामीन्स हैं। जल्दी से नोट डाउन करो प्लीज। डन। डन। अब एक क्वेश्चन ये वाला आता है कि दो तरीके की एंटी हिस्टामीन्स हमने देखी, एक तो एंटासिड का काम कर रही है और दूसरा एलर्जी रोकने का काम कर रही है। तो ये जो वाई डू अबव मेंशन एंटी हिस्टामीन्स, ये जो एंटी हिस्टामीन, लेट्स से हमने ये वाली एंटी हिस्टामीन की हम बात कर रहे हैं, ब्रोमफेनिरामीन और टरफीनाडीन, सेल्डेन, इनका हम बात कर रहे हैं, कि ये स्टमक के अंदर क्यों नहीं एक्ट करती? ये स्टमक की एसिडिटी रोकने से भी हेल्प करेंगी क्या, कि या फिर ये सिर्फ नेजल कंजेशन, स्वेलिंग, इसके लिए ही काम करती है? सो व्हाई डज दैट हैपन कि ये वाली ब्रोमफेनिरामीन और टेरफीनाडीन जो है वो स्टमक के ऊपर क्यों नहीं काम करती? रीजन इज जो एंटी एलर्जिक एंड antacid drugs act on different receptors. एंटी एलर्जिक वाली सिर्फ एलर्जी वाले रिसेप्टर प्रोटीन्स पर ही मतलब उनके साथ ही रिएक्ट करती है, उन्हीं के साथ एक्ट करती है, और जो एंटासिड वाला है वो स्टमक के रिसेप्टर प्रोटीन्स के ऊपर ही रिएक्ट करती है। तो उनका जो साइट ऑफ एक्शन है, जहां पर वो आके रिएक्ट कर रही है, जहां पर वो आके एक्शन कर रही है, वो साइट ही डिफरेंट है। इसीलिए हम कोई भी एंटी हिस्टामिन नहीं खा सकते। अगर एसिडिटी के लिए खानी है, एसिडिटी को कम करने के लिए, तो एंटासिड वाली एंटी हिस्टामिन खानी होगी, कि ज़ैंटैक या रेनिटेडीन वाली खानी होगी।
और ज़ैंटैक रेनिटिडीन या फिर जो है सिमेटिडीन टेगामेट वाली खानी होगी। लेकिन अगर हमको एलर्जी के लिए खानी है तो ब्रोमफेनिरामीन या फिर टर्फेनाडीन वाली खानी होगी। क्या बच्चों ये क्लियर हुआ? बोर तो नहीं हो रहे इसके अंदर? स्पेशली इंजीनियरिंग वाले बच्चे, नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, है ना? यस मैम। हमने पढ़ लिए बच्चों एंटासिड्स पढ़ लिए, एंटीहिस्टामीन्स पढ़ लिए, ठीक है। ये अब हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, जिसके अंदर हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स पढ़ते हैं और एनाल्जेसिक्स, ठीक है। अब मैं वहां पर चल रही हूँ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, neurologically active drugs are tranquilizers, और उसके बाद हम लोग एनाल्जेसिक्स भी पढ़ेंगे। तो पहले मैं इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि ये वाले जो ड्रग्स है ये कर क्या रहे हैं। ये ना, ये अफेक्ट करते हैं मैसेज ट्रांसफर, मैसेजेस जो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, फ्रॉम नर्व्स टू रिसेप्टर्स। तो मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स भी और एनाल्जेसिक्स भी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स है, ऑफ कोर्स केमिकल्स हैं। क्या कर रहे हैं ये वाले केमिकल्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस। जैसे मुझे कोई परेशानी है, एकदम मैं दुखी दुखी हूँ, सैड हूँ, ठीक है, सो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। एंजाइटी, किसी चीज के लिए मुझे टेंशन हो रही है, ठीक है। कोई मेंटल डिसऑर्डर्स, लोगों को मेंटल बीमारी है, कुछ है मेंटली, कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये करते क्या है? ये रिलीव कर देते हैं स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस है किसी को, उससे रिलीव कर देते हैं। एंजाइटी रिलीव कर देते हैं, ठीक है। कोई बहुत इरिटेटेड जैसा है, परेशान जैसा है, तो इरिटेबिलिटी हो, किसी कोई कोई बहुत इरिटेटेड हो रखा हो, हाईली एक्साइटेड हो रहा हो, तो उसको शांत कर देता है, ठीक है। एक्साइटेड की जगह एक्साइटमेंट लिखना चाहिए, एक्साइटमेंट, ठीक है। कैसे करते हैं? बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग, कि सब ठीक हो जाएगा, नॉट टू वरी जैसा वाला, बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग। ये स्लीपिंग पिल्स के काम आते हैं। लिखने से पहले मैं समझा देती हूँ बच्चों हो क्या रहा है। सो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जब भी कोई इंसान बहुत परेशान है, उदास है, सैड है, बहुत दुखी है, ठीक है, उसको कुछ मेंटल बीमारी है, कुछ मेंटली चैलेंज्ड है, ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर कंज्यूम करते हैं कि मैं बहुत उदास हूँ, तो फिर मैंने ट्रैंक्विलाइजर कंज्यूम किया। तो वो करने से ना थोड़ा सा ना मेरे दिमाग शांत होगा, ठीक है। जो एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, ऐसा रोना आना, कुछ परेशान होना, वो वाली चीज को वो शांत करता है। कैसे करता है? कि इट्स ओके, मतलब ना दिमाग को थोड़ा ठंडा करता है, दिमाग को शांत करता है। वो होते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स कहाँ यूज होते हैं? स्लीपिंग पिल्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारी बॉडी में ना एक होता है केमिकल, नॉर एड्रेनालीन, बहुत काम का है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर एड्रेनालीन। अब ये नॉर एड्रेनालीन क्या करता है? ये ना मूड चेंजेस, जो हमारी बॉडी के अंदर मूड चेंजेस के अंदर हेल्प करता है। अब हुआ क्या? हाँ, ओके। सो हमारी बॉडी में ना नॉर एड्रेनालीन, नोरा, ठीक है, सो नॉर एड्रेनालीन, एड्रेनालीन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नॉर एड्रेनालीन की वजह से ना वी आर हैप्पी, खुश खुश, ऐसा अपना नॉर्मल अपना ऐसा चलता रहता है। नॉर्मल में तो हर इंसान खुश ही होता है ना, मतलब नॉर्मल सा रहता है। कभी कभी किसी चीज की टेंशन होती है तब उदास होता है,
ठीक है। सो हमारी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन है, ठीक है। सो अगर कभी नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो हो जाए हमारी बॉडी में, ठीक है, तो फिर ना हमारी बॉडी के अंदर जो खुशी वाले सिग्नल्स कम जाएंगे, तो हम बहुत सैड हो जाएंगे, इंसान को डिप्रेशन हो जाता है कि नॉर एड्रेनलिन का लेवल अगर लो हो तो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी उसकी लो हो जाती है एंड द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सो उस केस में क्या होता है, किसी भी इंसान को कंज्यूम खाने पड़ते हैं एंटी डिप्रेसेंट वाला ड्रग कंज्यूम करना पड़ेगा। और एंटी डिप्रेसेंट वाला ड्रग क्या काम करेगा, एंटी डिप्रेसेंट वाला ड्रग क्या करेगा, मेरी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो हुआ तो फिर मैं सैड हो गई, ठीक है। तो अभी मैं सैड हूं, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने हमको एंटी डिप्रेसेंट दे दी कि जिससे हम सैड ना हो, ठीक है, उदास ना हो। तो एंटी डिप्रेसेंट जाएगा और क्या करेगा, उस एंजाइम पर अटैक करेगा जिसने नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो किया था। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग गया, उसने उस एंजाइम को जाकर ऐसा अटैक किया कि अरे तुम सप्रेस हो जाओ, और अब नॉर एड्रेनलिन का लेवल वापस हाई हो जाएगा। कि ये एंजाइम ने ना नॉर एड्रेनलिन को सप्रेस कर दिया था, कि वो नॉर एड्रेनलिन को जो है ना रोक रहा था। तो जैसे ही मैंने एंटी डिप्रेसेंट वाली दवाई खाई तो उसने इस एंजाइम को रोक दिया। तो बस जैसे ही एंजाइम जो है जिसने नॉर एड्रेनलिन का जो है डिग्रेडेशन कर रहा था उसको हमने रोक दिया, तो फिर मस्त खूब सारा नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस होने लग जाएगा और फिर वो रिसेप्टर प्रोटीन्स के पास जाएगा और हम वापस खुश हो जाएंगे। आया समझ में सब बच्चों को? मैं इसके ऊपर पॉइंट लिख दूं। yes, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर that plays a role in mood changes if level of नॉरएड्रेनलिन को N लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, is low, the person suffers from depression, इंसान को डिप्रेशन होने लग जाता है। In such case we have to consume एंटी-डिप्रेसेंट, हमको उस केस में एंटी डिप्रेसेंट कंज्यूम करनी पड़ती है। नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ बच्चों, जल्दी से लिख लो प्लीज। एंटी डिप्रेसेंट क्या काम करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट inhibits the enzyme which catalyzes degradation of नॉरएड्रेनलिन। तो जिस एंजाइम ने नॉरएड्रेनलिन का लेवल लो कर रहा था, एंटी डिप्रेसेंट ना उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो जैसे उसको इनहिबिट कर दिया तो फिर नॉरएड्रेनलिन जो है वो मस्त आराम से मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब अपने वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैरी आउट कर पाता है एंड कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर, वो अपने रिसेप्टर्स को बोल पाता है कि तुम वापस हैप्पी हैप्पी हो जाओ, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स इज इप्रोनियाजिड एंड फेनल्जीन। फेनल्जीन बच्चों यहाँ भाई ये वाली दवाइयों का भी नाम याद रखना है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इप्रोनियाजिड क्या है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट है। फेनल्जीन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट है। अगर आपसे पूछे ब्रोमफेनिरामीन या टर्फिनाडीन, सेल्डेन, वो क्या है, वो एंटी हिस्टामीन्स है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स वाले। अगर मैं पूछूं सिमेटिडीन, टेगामेट, ज़ैंटैक, रेनिटिडीन, वो क्या है, एंटासिड्स है। और इसमें बाकी नाम भी लिख दूं, क्लोर डाइज़ापॉक्साइड, ये भी ट्रैंक्विलाइजर है। मेप्रोबमेट, ये भी ट्रैंक्विलाइजर है। ये हमारे माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। और ऐसे ही एक और ट्रैंक्विलाइजर है इक्वेनिल, जो कि यूज होता है फॉर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। कोई जना रेगुलरली डिप्रेस हो रहा हो, उसको डिप्रेशन की परेशानी हो, या फिर हाइपरटेंशन, बीपी वगैरह की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की, तो आप इक्वेनिल देते हो। ठीक है। इप्रोनियाजिड, फेनल्जीन एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। क्लोरडाइज़ापॉक्साइड, मेप्रोबमेट, ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। इक्वेनिल, ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए होता है। उसके बाद ए बी सी डी, ट्रैंक्विलाइजर्स में ही डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स सारे याद करने हैं। वेरोनल, एमिटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल एंड सेकोनल। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। इनको ना बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है ना, तो इनको बार्बिट्यूरेट्स भी कहते हैं। बच्चों ये नाम देखने में टफ लग रहे हैं, ऐसा मन कर रहा होगा कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद करने की जरूरत है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना, ऑल ऑफ दीज आर हिप्नोटिक। ठीक है, हिप्नोसिस करने के लिए ऐसा वो मतलब ऐसा हिप्नोटाइज कर लेता है इससे। ठीक है, तो हिप्नोसिस में यूज होते हैं। ठीक है, इन सब से नींद आती है, स्लीप इंड्यूसिंग, इनको खाने से नींद आती है। ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और एक और बचा है लास्ट नाम, ई में लिख देती हूँ, लास्ट वेलियम। वेलियम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। और सेरोटोनिन, किसी को सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो वेलियम वगैरह कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर समझ में आया। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव वाले वो ड्रग्स होते हैं, वो जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो वाले हम लोग, ये वाली दवाइयां हैं, इसको हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई स्ट्रेस हो, परेशानी हो। ठीक है, दिल घबरा रहा हो, टेंशन हो रही है, खूब ऐसा नर्वसनेस हो रही है, तो हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स कंज्यूम करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर से जो है ना नींद आती है, स्लीप प्रोड्यूसिंग होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, सबसे अच्छा एग्जांपल इज नॉर एड्रेनलिन का। नॉर एड्रेनलिन का लेवल अगर हमारी बॉडी में लो हो जाता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो अगर हम उदास हो रहे हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दे दी एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट क्या काम करेगी, वो उस एंजाइम को रोकेगी जिसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन का लेवल लो हुआ है। फिर नॉर एड्रेनलिन का लेवल अब वापस हाई होने लग जाएगा एंटी डिप्रेसेंट खा के, तो हम वापस खुश खुश होने लग जाएंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स के एग्जांपल्स इप्रोनियाजिड, फेनल्जीन, क्लोरडाइज़ापॉक्साइड, मेप्रोबमेट, इक्वेनिल, ये डिप्रेशन और हाइपरटेंशन के लिए होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, जिसके अंदर वेरोनल 5 है, वेरोनल, एमिटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल, सेकुनल।
ये सारे बार्बिटोरेट्स कहलाते हैं, बार्बिटोरिक एसिड के डेरिवेटिव्स। ये हिप्नोटिक होते हैं, इनसे नींद आती है। अनदर एग्जांपल इज वैलियम एंड सेरोटोनिन, ये भी ट्रैंक्युलाइजर्स हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहे हैं। डन। डन। ओके, चल नेक्स्ट चलते हैं। सो बच्चों, हाँ, सो हमने ट्रैंक्विलाइजर्स कर लिए। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद एनाल्जेसिक्स। ठीक है, ये जितने मेडिकल वाले बच्चे ना, उनको तो सारी दवाइयां याद करनी ही करनी है। बस इसमें जो दवाइयां दे रखी हैं वो इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी याद रखनी है। ओ, लेट्स स्टार्ट। एनाल्जेसिक्स फिर से केमिकल्स है, ड्रग्स है। कहाँ यूज हो रहे हैं? टू रिड्यूस, पहले समझा देती हूँ, ठीक है, ऐसा लिखते नहीं। तो जब भी आपको सर दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो दर्द के लिए जो दवाई खाते हैं वो होती है एनाल्जेसिक। सबसे कॉमन कॉम्बीफ्लेम खाते होगे, निम्सुलेड, पैरासिटामोल, है ना, एस्प्रिन, सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन, ये सारे एनाल्जेसिक है। ठीक है, जो कि दर्द निवारक, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए, रिड्यूस और अबॉलिश पेन, दर्द के लिए हम लोग यूज करते हैं। दे डू नॉट कॉज, मतलब विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जो ट्रैंक्विलाइजर्स थे ना, उनसे नींद आ जाती थी, तो इससे नींद नहीं आएगी। हम लोग इतना कॉन्शियस में रहते हैं। जब भी सर दर्द की दवाई खाई होगी आपने कभी, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, से नींद थोड़ी आती है, बस सर दर्द जो ठीक होता है। तो विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपको नींद नहीं आती, कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कुछ हिप्नोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई पैरालिसिस नहीं हो रहा है, कि मतलब ना ऐसा नुकसानदायक कम होता है ये वाले, ठीक है, पैरालिसिस एंड अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं एनाल्जेसिक्स। ये एनाल्जेसिक्स को भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका क्लासिफाई करने का है नॉन नार्कोटिक, और एनाल्जेसिक्स का ही दूसरा तरीका क्लासिफाई करने का है नार्कोटिक ड्रग्स। तो एनाल्जेसिक्स दो तरीके से हमने क्लासिफाई कर रखे हैं, एक है नॉन नार्कोटिक, दूसरा है नार्कोटिक। ठीक है, नार्कोटिक्स है ना, वही सोचो जो नार्कोटिक सिस्टम वगैरह होता है, जो पुलिस में देखते हो, नार्कोटिक्स जो वो वाले ड्रग्स होते हैं। पहले करते हैं नॉन नार्कोटिक्स वाले। नॉन नार्कोटिक्स में क्या होता है? वेरी सिंपल, जैसे कि एस्प्रिन, सर दर्द के लिए कितनी बारी एस्प्रिन खाते हो? थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हल्का बुखार, हरारत सी लग रही है, 99 तक की फीवर है, तो घर में ही मम्मी बोलते हैं ना क्रोसिन खा लो, पैरासिटामोल खा लो, तो वो एस्प्रिन, पैरासिटामोल, ये सारे के सारे नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, अभी एस्प्रिन काम कैसे करता है? तो हमारी बॉडी में ना, लेट्स से मेरे को हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो हाथ में दर्द जो हो रहा है, वो कैसे मेरे दिमाग को पता चला कि हाथ में दर्द हो रहा है? तो हमारी बॉडी में ना एक एंजाइम होता है, एक केमिकल होता है, जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, which stimulates inflammation in tissue and causes pain. सो ना, जैसे मेरे हाथ में चोट लगी है, मेरे हाथ में चोट लग गई तो हाथ पूरा लाल लाल हो गया, और फिर हमको दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है,
ठीक है, और फिर वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ही हाथ में पूरा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो मेरी चोट लगे तो वो मेरी बॉडी, मेरे हाथ को जो है पूरा लाल लाल कर रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सूज रहा है, जिसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तो जैसे ही मैंने एस्पिरिन खाई, एस्पिरिन क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोक देगी। एस्पिरिन क्या करती है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही रोक देती है। ठीक है, सो एस्पिरिन में ऐसे लिख देती हूँ, इनहिबिट्स the synthesis of प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही रुक गया तो मुझको दर्द की फीलिंग ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए एस्पिरिन बहुत काम का है। इनफैक्ट एस्पिरिन के बच्चों हमको 3 यूजेस पढ़ने। ठीक है, एक तो मैं नॉन नार्कोटिक में ये भी लिख दूं, अफेक्टिव इन जो भी हमारे को पेन हो रहा होता है, सर दर्द, पैरों में दर्द, बॉडी एक, हर चीज के लिए हम लोग एस्पिरिन खा सकते हैं या ये पैरासिटामोल खा सकते हैं। अर्थराइटिस का पेन होता है लोगों को बड़ी उम्र के अंदर, जो है घुटनों में दर्द हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, तो उसके लिए भी एस्पिरिन खा सकते हैं। ठीक है, पैरासिटामोल इसका भी जो है ना एंटीपायरेटिक रोल भी होता है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है रिड्यूस करना बुखार को। ठीक है, जब भी फीवर हो रहा होता है तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी हम लोग ये वाले ड्रग्स खा सकते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल। और एस्पिरिन का ना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, प्रिवेंट प्लेटलेट कोएगुलेशन। देखो, प्लेटलेट कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपको चोट लग जाती है, बचपन में आप छोटे होगे, साइकिल से गिरे होगे, खेलते भागते कूदते चोट लगी होगी, तो घुटने से खून निकल रहा है, घुटने से खून निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। थोड़ी देर बाद जो है ना खून रुक जाता है अपने आप ही, है ना, और वहां पर 2-4 दिन बाद देखते हो तो रेड रेड कलर का खुरंट जैसा जम जाता है। खुरंटी बोलते हो हिंदी में, कुछ और तो नहीं बोलते, है ना, लाल लाल मैरून कलर का सब खुरंट जैसा वो खून जम जाता है। ठीक है, जिसको तुम और हफ्ते भर बात करते हो तो ऐसा छील कर भी निकाल देते हो, कभी खेल किया होगा बचपन में। ठीक है, तो हुआ क्या, खून निकल रहा था, निकल रहा था, निकल रहा था, थोड़ी देर बाद जो है ना कोएगुलेट करना, मतलब वहीं पर इकट्ठा होकर जम जाना, ब्लड की कोएगुलेशन हो जाती है, हमारी बॉडी का खुद का ही होता है, जिससे खून जम जाता है और ज्यादा खून नहीं बहता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लड की कोएगुलेशन। तो चोट वोट लगने में तो सही है, अच्छी बात है, ब्लड कोएगुलेशन हो रहा है, लेकिन जब भी जैसे बड़ी उम्र हो जाती है ना, हार्ट अटैक्स वगैरह क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जो हार्ट के आसपास जो भी, मतलब मुझे जितनी बायो थोड़ी बहुत ही पता है बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है हार्ट से आर पार, मतलब हार्ट के थ्रू, हार्ट से जो भी वो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो वहां पर भी नसों में ना ब्लड कोएगुलेट कर जाता है, मतलब ब्लड जम जाता है। अगर ब्लड जम जाएगा तो फिर क्या होगा, हार्ट के पास ऐसा प्योर ब्लड वगैरह नहीं पहुंचेगा, तो लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। तो हमको चाहिए कि ब्लड ना जमे, तो उसके लिए खाते हैं कौन सी दवाई, एस्पिरिन। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है ना, तो उसके अंदर ही हम बोलते हैं कि फटाफट से पहले एस्पिरिन खिला दो, कि ब्लड अगर जम रहा होगा हार्ट के आसपास कहीं पर तो फटाफट से एस्पिरिन खिलाओ, तो वो प्लेटलेट की कोएगुलेशन, मतलब वो जमना नहीं होगा, एकदम से फ्रीली ब्लड फ्लो कर पाएगा, जिससे वो इंसान बच जाए। कि घर पे भी जैसे फटाफट से करना हो कि डॉक्टर के पास पहुंचाने तक नहीं, फटाफट फटाफट से एस्पिरिन खिला देते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स नो बेस्ट, लेकिन एस्पिरिन का यूज होता है प्लेटलेट कोएगुलेशन के अंदर भी। तो एस्पिरिन के आपने 3 यूजेस सीखे बच्चों। एक एस्पिरिन का यूज है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए, कि टिश्यू में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब ऐसा जैसे कभी चोट लगती है तो ऐसा कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं ना, ऐसा टॉम एंड जेरी, और उसके अंदर वो हाथ पर चोट लगी तो वो ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करके दिखा रहे होते हैं, छोटा बड़ा होता है ऐसे कार्टून में, एनिमेशन में, और रेड रेड हो रहा होता है, बड़ा बड़ा सा हो जाती है उंगली, फूल जाती है, तो वो वाली चीज। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कर रहा था वो, उसको जो है फूल आ रहा था, सूजन कर रहा था, दर्द वो कर रहा था। तो जैसे ही मैंने एस्पिरिन खाई, तो एस्पिरिन ने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सप्रेस कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन सप्रेस हो गया तो दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, दर्द की फीलिंग हमें कम होगी।
एक ये काम करता है। अर्थराइटिस का पेन, बड़े लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके लिए भी एस्पिरिन खा लेते हैं। पैरासिटामोल का एंटीपायरेटिक, बुखार होता है, जब भी थोड़ा बहुत कभी बुखार होता है, हल्का सा हरारत वगैरह, 99 फीवर, तो घर पे ही पैरासिटामोल खा के हम ठीक कर लेते हैं, कहाँ जाते हैं हर बारी डॉक्टर के पास, है ना। ऐसे ही प्लेटलेट कोएगुलेशन, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह हम प्रिवेंट कर सके, उसके लिए भी हम लोग एस्पिरिन कंज्यूम करते हैं। ये थे बच्चों हमारे नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। अब बात करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स की। नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर ऐसे जो टीवी में नहीं नाम सुने, मॉर्फिन, ठीक है, वैसे वाले चीज, ठीक है, वो जो ड्रग्स खाते हैं टीवी में दिखाते हैं, नशा करते हैं उससे, वैसी वाली चीजें, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन एक नार्कोटिक ड्रग है। इसको जब भी डॉक्टर देता है हमको, डॉक्टर के कहने पर जब भी हम मॉर्फिन लेते हैं, तो ये रिलीव करता है पेन को। जब भी बहुत सारा दर्द हो रहा होता है, बहुत ज्यादा अनबेरेबल दर्द हो रहा होता है, जैसे किसी को चोट लग गई, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो तब उस टाइम पे डॉक्टर मॉर्फिन देता है, क्योंकि ये ना बहुत स्ट्रांग होता है दर्द ना, इससे एकदम से आपको जो है सुन कर देता है, आपको फीलिंग कम हो जाती है दर्द की। तो रिलीफ पेन, प्रोड्यूस स्लीप, इससे नींद आती है। अगर इसको आप पॉइजनस डोज में ले लो, मतलब ऐसा भारी मात्रा में ले लो, या फिर बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन वाली अगर आप डोज ले लोगे, तो इट प्रोड्यूसेस स्टूपर, नींद आना, ठीक है, कोमा, इंसान कोमा में भी जा सकता है, कन्वल्शंस, चक्कर आना, सर घूमना, ठीक है, एंड डेथ भी हो सकती है। तो आपको जो डॉक्टर ने मेडिसिन की जो डोज प्रेस्क्राइब करी है उतनी ही लेनी है, पॉइजनस डोज बच्चों नहीं ले सकते हो। जो और ये मॉर्फिन जो है ना, ये मिलती कहाँ से है, ओपियम पॉपी करके पौधा होता है, पेड़ होता है, उससे हमको मिलती है, इसीलिए इनको आप ओपिएट्स भी कहते हो। और इसको यूज कहाँ करते हैं, यूज्ड इन, किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जो है कुछ काटा वाटा होगा डॉक्टर ने, ठीक है, स्टिचेस लगाए हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, सर्जरी ऑपरेशन करने के बाद हम लोग उस टाइम पे मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है। कार्डियक पेन, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइम कुछ डॉक्टर लोगों ने उसकी सर्जरी वगैरह की है, उसके लिए। पेन ऑफ, कैंसर में जो लोगों को पेन वगैरह होता है, उसके अंदर सभी देते हैं। और चाइल्ड बर्थ, जब भी लेडीज की डिलीवरी होती है, तो बच्चा पैदा होने के टाइम में जो लेडीज को दर्द होता है, उसके लिए भी हम नार्कोटिक ड्रग्स देते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। डन। डन, ओके, चल। अब हमने एंटासिड्स, एंटीहिस्टामिन्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो कि हमारे को बीमार कर सकते हैं। बोलते हैं ना, खाना खाने से पहले प्लीज हाथ धो लो, ठीक है, कि हाथों में जर्म्स होते हैं, वही वाले, वो जर्म्स को मिटाने के लिए अपने हाथों से, तो वो वाले छोटे छोटे जर्म्स जो हमको नजर नहीं आते, माइक्रोबियल्स, उनके लिए, जो उनको मारने के लिए, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए जो हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, उनको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, चल। सो ह्यूमंस के अंदर जो बीमारियां होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड अदर पैथोजेंस, छोटे छोटे ऐसे कीटाणु जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब की वजह से हमको बीमारियां हो सकती हैं।
तो उन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो दवाई एक्ट करती है वो कंज्यूम करते हैं। वो एंटी माइक्रोबियल क्या करती है, इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना, बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म ही कर देगी, सीधा निपटा देगी, ठीक है, खत्म ही कर देगी। अगर वो खत्म नहीं कर सकती है ना, तो वो क्या करती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब्स, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है उस वाले ड्रग को कहते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग। जो फंगाई के अगेंस्ट काम करती है उसको कहते हैं एंटी फंगल। जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है उसको कहते हैं एंटीवायरल। जो और किसी पैरासाइट के अगेंस्ट काम करती है उसको बोलते हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग। तो ये अपनी अलग अलग एंटी माइक्रोबियल्स हैं। बैक्टीरिया वाली एंटी बैक्टीरियल, फंगाई वाली एंटी फंगल, वायरस वाली एंटी वायरल, पैरासाइट वाली एंटी पैरासिटिक ड्रग, ठीक है। जल्दी से लिखो, फिर आगे एंटीबायोटिक्स पे शुरू करते हैं हम। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे, सबसे पहले हमको पढ़नी है एंटीबायोटिक्स। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ बच्चों। एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक्स पढ़नी है, फिर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ना आप किसी के भी अगेंस्ट खा लेते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। अच्छा, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमको कोई बीमारी, ठीक है, वो बीमारी हुई है किसी बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ऐसे किसी की भी वजह से अपने को बीमारी हो गई, ठीक है। तो पुराने जमाने में क्या था ना, देखो तब तो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी केमिस्ट्री में बच्चों, तो तब क्या होता था तो ना एंटीबायोटिक जो है ना, जैसे कोई किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से कोई इंसान बीमार पड़ गया, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटी बैक्टीरियल हम कैसे बनाते थे, वो दूसरे बैक्टीरिया यूज करते थे, उससे वो केमिकल्स को हम लोग ऑब्टेन करते थे, और फिर उससे हम पहले वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम लोग एंटीबायोटिक बना लेते थे उसको किल करने के लिए, ठीक है। ये अपना तरीका था एंटीबायोटिक्स बनाने का। तो शुरुआत में जो डेफिनेशन थी ना एंटीबायोटिक्स की, तो वो डेफिनेशन ही ऐसी थी कि शुरुआत में हम लोग एंटीबायोटिक्स को बोलते थे कि वो वाली केमिकल सब्सटेंसेस जो कि, मैं लिख देती हूँ, वो वाली केमिकल, ये ओल्ड डेफिनेशन है, अभी नई डेफिनेशन भी बताऊंगी, वो वाली केमिकल सब्सटेंसेस that are produced by microorganisms like bacteria, fungi, virus that inhibit the growth, उनकी ग्रोथ को वो रोक रही है या फिर इवन डिस्ट्रॉय कर रही है, या तो ग्रोथ को रोकना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। पहली डेफिनेशन हमारी एंटीबायोटिक्स की ये थी, पर धीरे धीरे ना केमिस्ट्री के अंदर एडवांसमेंट होने लगी, लोगों को समझ आने लगा कि सिर्फ हमको दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे वायरसेस के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, और हम लोग खुद से भी लैब्स में भी अपने एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं,
सो अब प्योरली सिंथेटिक कंपाउंड्स, जस्ट एक सेकेंड बच्चों, बाद में क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि एंटीबायोटिक्स को ना हम कंप्लीटली केमिकल्स जो है ना, मतलब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब नया डेफिनेशन लेटेस्ट वाला, जिसको आप हैशटैग, जिसको आप यूज करोगे, जो इंपॉर्टेंट है कि वो वाली सब्सटेंसेस जिसको प्रोड्यूस्ड कंप्लीटली, होली मतलब पूरा का पूरा, या फिर पार्टली, थोड़ा बहुत, ठीक है। पहले तो हम दूसरे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, लेकिन अब हम होली या पार्टली हम लोग प्रोड्यूस्ड होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस, ठीक है, लैब में हम लोग बना लेते हैं। which now this is important in low concentration, जिसकी लो कॉन्सेंट्रेशन ना inhibit और destroys, inhibits ग्रोथ को inhibit करती है या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय इंटरवीनिंग VENING, by intervening in their metabolic process। पहले हम ये मानकर चलते थे, पहले हम ये बच्चों मानकर चलते थे कि एंटीबायोटिक ना हमको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे फंगाई, इन्हीं से ऑब्टेन हो सकती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे रिसर्च एडवांसमेंट होने लगी, तो हमको पता चला कि एंटीबायोटिक्स ना हम लोग लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो या तो अब एंटीबायोटिक्स को हम ऐसे करके डिफाइन करते हैं कि वो वाला केमिकल जो कंप्लीटली, पूरा का पूरा या फिर पार्टली हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, केमिकल सिंथेसिस कर सकते हैं, और इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत कम क्वांटिटी ही, थोड़ी सी मात्रा को कंज्यूम करने से हम लोग खाएंगे, तो उससे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमको दुखी कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या तो ग्रोथ रुक जाएगी या फिर वो खत्म, निपट जाएगा, ठीक है, एकदम ऐसा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। कैसे वर्क करती है एंटीबायोटिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ गया होता है ना, जो हमको दुखी कर रहा होता है, जिसने हमें बीमार कर दिया होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया चला गया, तो उस वो हमारी बॉडी के अंदर तो ग्रो कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन कर रहा है, खाना खा रहा है, हमारी बॉडी का सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है और खुद ग्रो कर रहा है। तो उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब उस बैक्टीरिया की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसको रोक देता है एंटीबायोटिक। तो ये है हमारी एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, ठीक है। एंटीबायोटिक हम उसको बोलते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, लिख लिया। अब ओके बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स की ना ऐसे शुरुआत हो गई थी, लैब में एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर हो रहे थे, तो उस समय पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल अर्लिक, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे ये, जर्मनी वाले, ठीक है। सो जर्मन साइंटिस्ट थे, ही वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करते थे, काम करते थे। तो पॉल एरिक, ये तुम लोग सब सोए तो नहीं हो ना, जगे तो हो ना, नींद तो नहीं आई ना? अभय, दर्शन, दिव्यांशु, निशांत, प्रियांशु, शालिनी। नो मैम। थैंक यू, ठीक है। Yes, बहुत ma'am. बोरिंग, बहुत बोरिंग चैप्टर है, नो सो मैम। मैं तब से बोले जा रही हूँ, थैंक गॉड तुम लोग सारे जगे हुए। चलो ओके, अच्छा, तो पॉल अर्लिक एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो वो ना बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करते थे खूब सारी। तो उन्होंने जो है ना उस समय पर, मैं बात कर रही हूँ 1908 में, ठीक है। सो उस समय पर जो है ना एक ना बीमारी फैली हुई थी, सिफिलिस करके।
सिफिलिस में क्या होता है ना, पूरी बॉडी पे ना दाने दाने जैसे, छाले छाले जैसे जैसा पूरा निशान निशान पड़ जाता है, बहुत इचिंग होती है सब। सिफिलिस एकदम बड़ी सी बीमारी थी उस समय पे, बहुत लोगों की उससे डेथ वेथ भी हुई थी। तो पॉल एरलिच बहुत ऐसा बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिफिलिस का इलाज करने की सोची। तो उन्होंने एक ड्रग, एक एंटीबैक्टीरियल वो जो ड्रग बनाया, जो दवाई बनाई, उसका नाम है आर्स, AR लिखा है ये, आर्सफिनामीन, जिसको सेल्वारसन, ये बहुत काम का है, सेल्वारसन ही हम ज्यादा यूज करते हैं, SALVARSAN, सेल्वारसन, आर्सफिनामीन, सेल्वारसन वाला ड्रग बनाया सिफिलिस का इलाज करने के लिए, कि सिफिलिस से लोगों को ठीक कर सके। और इसके लिए ना इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता उस जमाने में, कि सलवारसन की दवाई देने से, सलवारसन दवाई देने से सिफिलिस का इलाज हो पा रहा है, तो लोग को ठीक कर पा रहे थे वो, ठीक है। तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन जो इन्होंने दवाई बनाई थी ना सलवारसन, वो इतनी अच्छी नहीं थी। ये सलवारसन जो है ना, इट वॉज टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं कि दवाई इतनी अच्छी थी कि ह्यूमन बींग्स का बहुत फायदा कर सके, ह्यूमन बींग्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान करती थी, एकदम 100% अच्छी नहीं थी कि खूब ऐसा फायदा हो सके, ठीक है। ऑल्दो इसका अफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया, जो सिफिलिस जो कॉजिंग बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरोशीट, SPIROCHET। तो स्पाइरोशीट करके बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के क्योर के लिए, मतलब सिफिलिस, उससे वो बीमारी होती है सिफिलिस, तो उसके क्योर के लिए उन्होंने सलवारसन या आर्सफिनामीन बनाई थी, ठीक है। तो हमने जब भी सलवारसन खाई तो बैक्टीरिया पर तो उसने बहुत ही बढ़िया असर किया, एकदम बैक्टीरिया को किल करने वाला काम किया, बैक्टीरिया को एकदम निपटा दिया। लेकिन ना थोड़ा बहुत ना वो ह्यूमन बींग्स को भी टॉक्सिक थी। बैक्टीरिया के लिए तो बहुत फायदेमंद हुआ, हम लोग बीमारी को तो दूर कर पाए, लेकिन ह्यूमंस को भी नुकसान कर रही थी, ठीक है। तो पॉल एलरिच ने ना स्टडी करी, उन्होंने जो सलवारसन थी उसमें ना आर्सेनिक था, आर्सेनिक आर्सेनिक का बीच का डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर था। तो उन्होंने देखा कि सलवारसन में आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक वाला जो बेस स्ट्रक्चर है ना, ये ह्यूमन बींग्स को नुकसान करता है। उसी समय पर वो अजोडाइज पर भी काम कर रहे थे, जिसमें N डबल बॉन्ड N वाला स्ट्रक्चर होता है। और अगर आपको ग्रुप 15 के एलिमेंट्स याद हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन्होंने देखा आर्सेनिक और नाइट्रोजन तो सेम ही ग्रुप के हैं, मतलब सिमिलर उनका स्ट्रक्चर है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। तो उन्होंने क्या किया, सलवारसन के अंदर जो आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर है, वो आर्सेनिक आर्सेनिक को हटाकर उसकी जगह N डबल बॉन्ड N, ये वाली अजोडाई वाली लिंकेज लगा दी। और ये अजोडाई वाली लिंकेज लगाने से क्या हुआ, उसने बैक्टीरिया स्पाइरोशीट पे तो असर किया, मस्त बैक्टीरिया को तो निपटा दिया, लेकिन ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं किया। आर्सेनिक तो ह्यूमन बींग्स के लिए खराब है ना, तो ह्यूमन बींग्स को नुकसान नहीं किया, सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर नुकसान किया। सो उस दवाई के लिए, उस दवाई को नाम दिया उन्होंने प्रोटोनसिल, प्रोंटोसिल, सॉरी प्रोंटोसिल, प्रोंटोसिल, ये भी दवाई है, ठीक है, जो सलवारसन से ही हमने बनाई है। सलवारसन के अंदर जो आर्सेनिक बेस्ड स्ट्रक्चर था, आर्सेनिक हटाकर उन्होंने अजोडाई वाला N डबल बॉन्ड N लगा दिया। उन्होंने सक्सेसफुली प्रोंटोसिल बनाई, ठीक है, जो कि सलवारसन को रिजेंबल करती है स्ट्रक्चर में। और प्रोंटोसिल से उन्होंने सिफिलिस का इलाज किया। अब एक और खास बात है बच्चों, प्रोंटोसिल तो बन गई अपनी, सिफिलिस का हम लोग इलाज कर पा रहे। जब हम लोग अपनी बॉडी में प्रोंटोसिल कंज्यूम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, प्रोंटोसिल है, हमने प्रोंटोसिल खाई, ठीक है, प्रोंटोसिल हमारी बॉडी में जब भी गई तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू सल्फेनिल अमाइड, सल्फेनिल अमाइड। तो उन्होंने तो बच्चों, हाँ ओके, तो समझो, सबसे पहले ना वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, तो सिफिलिस की बीमारी फैली हुई थी।
सब जगह, तो जिससे लोगों के चेहरे पे दाने दाने, पूरी बॉडी पे दाने दाने हो जाते हैं, एकदम गंदी बीमारी, लोग मर भी रहे हैं उससे। तो उन्होंने सिफिलिस का इलाज करने के लिए बनाई सलवारसन। सबसे पहले बन गई सलवारसन, ठीक है। और सलवारसन का जो है वो जो नाम है वो है आर्सफिनामीन। आर्सफिनामीन सलवारसन बना ली। अब सलवारसन को जब भी इंसान ने खाया तो मस्त सिफिलिस का तो इलाज हो गया। जिस बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस हो रहा था वो बैक्टीरिया तो बॉडी के अंदर ऐसा उसका ग्रोथ कम हो गई और बैक्टीरिया को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सलवारसन बहुत अच्छी दवाई थी। लेकिन सलवारसन के अंदर ना आर्सेनिक की लिंकेज थी। आर्सेनिक की वजह से ह्यूमंस को भी नुकसान हो रहा था, तो ह्यूमंस को भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग सलवारसन को 100% कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो सलवारसन को उन्होंने मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया? आर्सेनिक की जगह उन्होंने लगा दिया N डबल बॉन्ड N, अजोडाई वाला। वो अजोडाइज पे भी उस टाइम पे काम करते, उन्होंने वही वाला जो है आर्सेनिक की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो उनकी बहुत ही समस्या सॉल्व हो गई। और अब जो केमिकल ड्रग बना वो बना प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल, तो प्रोंटोसिल बहुत ही बढ़िया। अब इसको खाने से सिफिलिस भी ठीक हो रहा था और ह्यूमंस को नुकसान भी नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने और स्टडी करी। देन ही रियलाइज कि प्रोंटोसिल को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में ना प्रोंटोसिल कन्वर्ट हो जाता है इनटू सल्फेनिल अमाइड। बेसिकली सल्फेनिल अमाइड क्या है? ये जो है ना सल्फोनामाइड वाले स्ट्रक्चर्स है। तो उन्होंने कहा कि अरे फिर जो है अगर ये बॉडी के अंदर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोंटोसिल खाने की भी क्या जरूरत है? ये सल्फेनिलमाइड वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऐसे वाले हैं उसको हम लोग खाते हैं ना और उससे अपनी बीमारियां ठीक करते हैं। तो ये वाला डिस्कवरी कि बॉडी में प्रोंटोसिल सल्फेनिलमाइड में कन्वर्ट हो रही है, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और फिर हमने बहुत सारे सल्फोनिल बेस्ड स्ट्रक्चर्स जो है उसकी दवाइयां बनाई। ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हो गया ये वाली चीज खत्म। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका नाम शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, इनका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, इनको बहुत ज्यादा ऐसा मतलब पदवी दी जाती है इन द सेंस कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी पेनिसिलिन की। एक फंगाई होता है पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम फंगस, उसके लिए उन्होंने एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन उसके लिए डिस्कवरी करी थी। ठीक है। सो ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, बट इसके बारे में डिटेल में बात। और इसके बाद हमारे जो है ना वो बचा है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स वाला टॉपिक, और थोड़ा बैक्टीरिया किल करने की भी वो अलग अलग ड्रग्स, वो वाला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या यहाँ तक बच्चों समझ में आया? कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, आई होप आपने बच्चों इसके नोट्स लिख रहे हो। जितना मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उतना मोर देन एनफ है। जेई के अंदर इसके आगे कहीं बाहर से नहीं आता है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। हम 4 नंबर पक्के हैं जेई के लिए या नीट के लिए। नीट वालों को तो ऑलरेडी वह चैप्टर काफी आता है। चलो ठीक है।